नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको ब्रिटिश राजनीति जो है उसके सामाजिक और आर्थिक आधार में सामाजिक आधारों को पढ़ाया था। ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपको बताया था। आज मैं ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। आपने मार्क्स का नाम सुना है? मार्क्स ने यहाँ तक कह दिया है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती है। यानी शासन की दृढ़ता है, यानी शासन कब तक स्थायी रहेगा, यह आर्थिक परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जनतंत्रवाद के अभाव में राजनीतिक जनतंत्रवाद असंभव है। ब्रिटेन, आपको पता है कि ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश रहा है, क्योंकि हम लोग सारे इसके उपनिवेश रहे हैं। इन्होंने खूब उस समय कई देशों को उपनिवेश बनाया और वहाँ से धन का निकास भी किया अपनी तरफ। इसलिए ब्रिटेन एक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश भी रहा है और दुनिया में उनके लोग जो है वो, उनका जो स्तर है लोगों का, वो हम लोगों से सभी से ऊंचा है। प्रारंभ में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है वो मुक्त व्यापार नीति पर आधारित रही थी, किंतु धीरे धीरे राज्य का प्रभाव बढ़ता गया और आज इस क्षेत्र में उसकी भूमिका सक्रिय हो गई है। सरकार जो है ब्रिटेन के औद्योगिक विकास के लिए सभी प्रकार के प्रयास करती है। पूंजीपतियों और श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों को मधुर और अच्छा सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास भी वो करती है। श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू किया गया है। आज ब्रिटेन की गणना बहुत प्रसिद्ध देशों में, विश्व के प्रसिद्ध देशों में होती है, परंतु आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। ब्रिटेन के मुकाबले हमने देखा जापान और जर्मनी जो है उनका आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ब्रिटेन जो है उसको अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। मैं आज आपको ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि ब्रिटेन जो है उद्योग प्रधान देश है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वहाँ के उद्योगों पर निर्भर करती है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि 2% लोग हैं जो गाँव में रहते हैं। विश्व के जिन देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ वह उनमें ब्रिटेन का स्थान प्रमुख है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटेन जो है विश्व के अधिकांश देशों में आसानी से व्यापार कर सकता है और अपने व्यापार के विकास हेतु उसने बहुराष्ट्रीय और संयुक्त कंपनियों का निर्माण भी किया, जिससे 19वीं सदी के प्रारंभ तक उसकी गणना विश्व के समृद्ध और शक्तिशाली देशों के रूप में होने लग गई थी। प्रारंभ में ब्रिटेन कपड़ा, लोहा, लकड़ी आदि उद्योगों की प्रधानता दी जाती थी। ब्रिटेन में धीरे धीरे विज्ञान और तकनीक के विकास के परिणाम स्वरूप नई नई रसायन, इंजीनियरिंग और लोहा जैसे उद्योगों का वहां पर विकास होने लगा। ब्रिटेन में जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, कृषि की उपेक्षा बढ़ती गई और नगरीकरण का विकास हो गया। आज ब्रिटेन में केवल 2% लोग ही कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी योजनाओं को प्रारंभ करा है, लेकिन कृषि के बजाय लोग जो है उद्योगों को लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन जो है वो पूंजीवाद का विकास वहां पर ज्यादा हुआ है। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण पूंजीवाद का विकास क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ, इसलिए पूंजीवाद का विकास हुआ, उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ। 19वीं सदी तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार और खुली प्रतियोगिता के रूप में, आपको प्रारंभ में मैंने बताया था ना कि प्रारंभ में जो है ना ब्रिटेन जो है वो मुक्त व्यापार की नीति पर आधारित था उसका। लेकिन हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि राज्य को सामान्यतः आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस व्यवस्था के समर्थकों की मान्यता है कि राज्य का कार्य केवल शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी करे जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। हालांकि सरकार वहां ऐसा करती भी है। ऐसी शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक स्वतंत्रता, निजी क्षेत्र के विकास और बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा नियंत्रण पर बल दिया जाता है।
ब्रिटेन में सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य किया जाता है, परंतु उनका उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना नहीं होता। पूंजीपति व्यवस्था में आर्थिक असमानता को स्वाभाविक और आवश्यक माना जाता है। प्रारंभ में ब्रिटेन में पूंजीपति ही अधिक ताकतवर थे, परंतु धीरे धीरे मजदूर वर्ग भी संगठित होने लग गया। सरकार पर इनके मध्य समन्वय बनाए रखने की एक नई जिम्मेदारी आ गई और धीरे धीरे सरकार का आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा और सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी लागू करनी पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि सरकार को इन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं के विरुद्ध इन योजनाओं में कटौतियां भी करनी पड़ी। मार्गरेट थैचर, जो कि ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ब्रिटेन में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया था। इससे वहां सार्वजनिक उद्योगों में ब्रिटिश जनता को निवेश के अवसर भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें राज्य की बदलती भूमिका को भी हम देखते हैं। ब्रिटेन जो है आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति यानी मुक्त व्यापार नीति को अपनाने वाला प्रमुख देश था। उसने निजी क्षेत्र के उद्योगों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशों के विस्तार का निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए भरपूर फायदा उठाया। ब्रिटेन की गणना भी जो है विश्व के समृद्ध देशों में होने लग गई थी। धीरे धीरे विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग कर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी अपने उत्पादन को बढ़ाने लगे और ब्रिटेन को चुनौती देने लग गए। ब्रिटेन को इनके सस्ते सामान से मुकाबला भी करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। सरकार ने आर्थिक संकट को टालने के लिए अनेक प्रयास किए और धीरे धीरे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में सुधार भी किया। आज स्थिति यह है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को जहाँ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में चलाता है, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र को भी वह नियमित और नियंत्रित करता है। सरकार को श्रमिकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उनके लिए लोक कल्याणकारी नीतियों को भी क्रियान्वित करना पड़ता है। निजीकरण के पश्चात कंपनियों और उद्योगों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कई नियामक आयोगों की भी इन्होंने स्थापना की और ये नियामक आयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। जो राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ब्रिटेन का जो राज्य है वो लगातार काम कर रहा है। ब्रिटिश कल्याणकारी राज्य उदारवादी परंपराओं पर आधारित है। इसमें व्यक्ति को सर्वोच्च तो समझकर प्राथमिकता तो दी जाती है। व्यक्ति के कल्याण को समाज कल्याण का आधार माना जाता है। ब्रिटेन में व्यक्ति के व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित माना है और आर्थिक असमानता को स्वाभाविक माना है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है। राज्य शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और संचार जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के संबंध में समय समय पर सरकार के द्वारा नीतियों में परिवर्तन भी होता रहा है। 1970 तक जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी तो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को चलाए रखने में कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन 70 के बाद हमने देखा कि सरकार के सामने आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कल्याणकारी योजनाओं को चलाना बहुत कठिन हो गया। ऐसे समय में हमने देखा मार्गरेट थैचर ने आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की नीति को अपनाया और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका को सीमित करने पर बल दिया। अब कल्याणकारी सेवाओं को भी निजी उद्यमों को सौंपा जाने लगा ताकि आर्थिक खर्च को सीमित किया जा सके। धीरे धीरे कुछ सेवाओं को केवल असमर्थ लोगों तक ही सीमित कर दिया, जबकि कुछ सेवाओं का वास्तविक खर्च उपभोक्ताओं से प्राप्त करना शुरू कर दिया गया। आज भी ब्रिटेन के सभी दल लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक है और यही कारण है कि ब्रिटेन के लोगों को वृद्धावस्था, बीमारी और असमर्थता की स्थिति में सुरक्षा प्राप्त हो सकी है। इसके अलावा उद्योग और व्यापार पर आधारित वहां की अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, जो मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि उद्योगों पर निर्भर है, केवल 2% लोग ही कृषि करते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से व्यापार पर निर्भर है। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान की तथा ब्रिटेन के लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटेन को समृद्धि के उच्चतर स्तर पर पहुंचा दिया था। उपनिवेशों को कच्चे माल
उपनिवेश जो है वहाँ से कच्चे माल को ले जाते थे और कारखानों में निर्मित माल को इन उपनिवेशों में वापस बेचते थे, जिससे क्या हुआ, इन्होंने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार की स्थिति भी प्राप्त कर ली थी और बहुत समृद्ध भी हो गए थे। 19वीं सदी के अंत में अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूरोपीय देशों ने अपने औद्योगिक विकास को गति प्रदान की, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण ब्रिटेन का एकाधिकार इसमें समाप्त हो गया और इसकी वजह से इनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। 2 विश्व युद्धों ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। युद्ध के पश्चात ब्रिटेन ने अपने व्यापार को संतुलित बनाने के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाए। विशिष्ट उद्योगों पर संरक्षण की नीति को लागू किया। देश में निर्मित माल को बढ़ावा दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्यात को भी बढ़ावा दिया और भुगतान संतुलन को भी अपने पक्ष में किया। यद्यपि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में इसके पश्चात भी निरंतर उतार चढ़ाव आते रहे, किंतु उनका हमेशा ये प्रयास रहा कि उद्योगों का विकास होता रहे, जिसमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ निर्यात को भी प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा यूरोपीय संघ की सदस्यता का प्रभाव भी इस आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वैश्वीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना का विकास हुआ। विज्ञान एवं तकनीकी के विकास से यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ है और दुनिया सिमट सी गई है। आर्थिक क्षेत्र में आज पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय का युग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी का महत्व बढ़ने लगा। जिन देशों में विदेशी पूंजी निवेश समय पर हो गया, वे आर्थिक क्षेत्र की प्रतियोगिताओं में अग्रणी देश हो गए और जो देश विदेशी पूंजी निवेश को नव उपनिवेशवाद का एक रूप मानकर उसे परहेज करते थे और राजनीतिक दृष्टि से समय पर निर्णय नहीं ले पाए, वो देश पिछड़ गए। 1970 के दशक में ब्रिटेन में भी आर्थिक एवं वित्तीय अस्थायित्व के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ब्रिटेन को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ी, जिसको घरेलू बाजार से पूरा नहीं किया जा सकता, अतः विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ी। यूरोप के राष्ट्रों ने संगठित होकर अमेरिका व जापान की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए जब यूरोपीय संघ का निर्माण किया, तो ब्रिटेन भी इसका सदस्य बना। यूरोपीय संघ की सदस्यता से ब्रिटेन के यूरोप के देशों के साथ तो व्यापारिक संबंध बढ़े, लेकिन आर्थिक मामलों में उसके निर्णय लेने के एकाधिकार में कमी आ गई। यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते उसे यूरोपीय संघ के निर्णयों को ब्रिटेन में भी लागू करना पड़ा। इससे उसकी राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका व स्थिति में परिवर्तन आया और उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी सीमित हो गई। इस प्रकार इस एक देश की राजनीति पर आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का गहरा प्रभाव पड़ता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। विभिन्न संधियां और समझौतों के द्वारा राष्ट्र अपने आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। G7, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय संघ, नाफ्टा, एपेक, आसियान जैसी संस्थाएं व राज्यों के संगठन इनके माध्यम से अपने आर्थिक हितों को पूर्ण करने की तरफ अग्रसर है। निश्चित ही इसका विश्व की राजनीति व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों।